नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कृषि के क्षेत्र में जो तमाम नवाचार चल रहे हैं वो सभी जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, ताकि खेती किसानी के व्यवसाय को किसान भाई आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो आपको विषय बता दें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रबी फसलों में गहाई और कटाई के लिए उन्नत कृषि यंत्रों की। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। दिलीप जाट जी, आप वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत स्वागत है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में आप पदस्थ हैं। तो सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे, रबी फसलों की यहाँ पर बातचीत चल रही है और आधुनिक कृषि यंत्रों की हमें बात करनी है। कटाई और गहाई के लिए उन्नत कृषि यंत्र आखिर कौन कौन से हैं? कटाई और गहाई के उन्नत कृषि यंत्रों की जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये उन्नत कृषि यंत्रों की पहले हम समझेंगे कि आवश्यकता क्यों है। जैसे कि परंपरागत तौर पे जो किसान जिन यंत्रों का इस्तेमाल करता था, उन यंत्रों के इस्तेमाल से बहुत सारा क्षेत्र ऐसा होता था जिनमें वो खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक सीमित समय होता है हर ऑपरेशन को करने के लिए कृषि में, तो उन यंत्रों के उपयोग से उतना पूरा क्षेत्र कवर नहीं कर पाते थे। परंतु आजकल जैसे जैसे तकनीकी विस्तार होता जा रहा है, नई नई तकनीकियाँ आ गई है, उन तकनीकियों के इस्तेमाल से आज लगभग जितना भी कृषि योग्य भूमि है, हम पूरी भूमि में यंत्रों की मदद से हम खेती कर पा रहे हैं। जैसे आज का हमारा जो विषय है कि कटाई एवं गहाई, तो इसके लिए जो उन्नत कृषि यंत्रों की बात करें, परंपरागत तौर पर पहले हम हंसिए का इस्तेमाल करते थे कटाई के लिए, तो जिसमें कि बहुत अधिक समय लगता था। आप देखेंगे कि 20 से 25 मजदूर प्रति हेक्टेयर में आवश्यकता होती थी, परंतु आजकल वही काम कंबाइन हार्वेस्टर जैसे उन्नत कृषि यंत्र के माध्यम से बहुत कम समय में 1 घंटे में ही उतना काम आसानी से किया जा सकता है। साथ ही यंत्रों की और उपयोगिता देखें तो हर काम को हम समय पर कर सकते हैं। यंत्रों के द्वारा काम करने में लागत कम आती है, साथ में कम समय में अगर हम वो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें मजदूरों की आवश्यकता भी कम होती है। तो इस प्रकार से यंत्रों का बहुत महत्व है इस प्रकार के कृषि कार्यों में। बिल्कुल सर, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर जब किसान भाई आपके पास आते हैं, आपसे बात होती है, तो क्या ये भी जानकारी किसान भाई लेते हैं जो आधुनिक कृषि यंत्र आए उनकी ट्रेनिंग आखिर कैसे की जाए? जी, इस प्रकार के जो आधुनिक कृषि यंत्र है, इनके प्रशिक्षण के लिए कई संस्थान, गवर्नमेंट के भी संस्थान है, जैसे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में जो कि नए नए उन्नत कृषि यंत्र विकसित करता है, वहाँ पर भी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिनमें कि नए नए जो नवाचार हुए कृषि में, नए यंत्र विकसित किए, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी किसान भाई चाहें तो इन यंत्रों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार के अलग अलग विभाग है, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग है, उनके माध्यम से भी अलग अलग इन यंत्रों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। कई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इन उन्नत कृषि यंत्रों की ट्रेनिंग देते हैं। बुधनी में हमारा एक अच्छा संस्थान है जो कि नए नए यंत्रों को टेस्ट भी करता है एवं विकसित यंत्रों की ट्रेनिंग भी देता है किसानों को। जी, इसके अलावा सर बागवानी फसलों को लेकर मैं बातचीत करना चाहूँगा कि हार्वेस्टिंग, बागवानी फसलों की हार्वेस्टिंग के दौरान क्या कुछ तैयारी की जाती है, क्या कुछ यंत्रों के द्वारा कार्य किए जाते हैं? जैसे सामान्य जो भी कतारीय फसलें होती है, खासकर जिनको ज़मीन में, अब जैसे हम गेहूं की बात करें, अगर अभी रबी फसलों की बात कर रहे हैं, इनकी कटाई और बागानी फसलों की कटाई में काफ़ी अंतर होता है। बागानी फसलें सामान्यतः क्या है, काफ़ी ऊंचाई पे लगी होती है, तो उनको प्रायः परंपरागत तौर पर उनको मजदूरों द्वारा हाथ से सारे फलों को तोड़ा जाता है। परंतु कई उन्नत यंत्र विकसित हो चुके हैं, इसमें एक हाई क्लियरेंस प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म की मदद से एक ऑपरेटर जितना भी उसको ऊँचाई समायोजित करना हो, वो पौधे की ऊँचाई के अनुसार, फलों की ऊँचाई के अनुसार वो ऊंचाई को कम ज़्यादा करके फल तक पहुंच के, और वहीं पर एक टोकरी रखी होती है जिसमें वो फल तोड़ के वहीं पर डाल सकते हैं। ये स्वचालित यंत्र होता है। इसका पूरा कंट्रोल जो ऑपरेटर जो फल तोड़ रहा है उसके हाथ में होता है, तो वो पौधे की ऊंचाई, फलों की ऊंचाई के अनुसार उसके आसपास मशीन को घुमा सकता है और बड़ी आसानी से इन फलों को तोड़ सकता है। साथ ही अगर और उन्नत यंत्रों की बात करें तो हम खासकर आजकल रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं। इस प्रकार के यंत्र विकसित कर रहे हैं जो कि स्वचालित खुद ही जाके फलों को ढूंढ के उनको तोड़ के और एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो ये कई उन्नत इस प्रकार के यंत्र है जिनके बारे में अभी काम चल रहा है। बिल्कुल सर, आज के दौर की यदि हम बात कर लें तो देखा गया है कि सरकार भी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रही है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि खेती किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल हो। इसे आप कैसे देखते हैं? ड्रोन का
का इस्तेमाल सामान्यतः अभी किसान जो है वो छिड़काव के लिए, स्प्रेइंग के लिए कर रहा है, परंतु इसका ड्रोन का एक और उपयोग अगर हम देखें तो इसी में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में कुछ तकनीकी विकसित की गई है। जैसे फलों की, जैसे बागानी फसलों की अभी हमने बात की, तो आपको उन फलों का आकलन करना है कि इस एरिया से कितना फल का उत्पादन हो सकता है। तो ड्रोन जो कैमरा जिनमें लगे होते हैं, कैमरा से आप इमेज कैप्चर करके उनकी फ़ोटो लेके आप ये गणना कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने फल है, उन फल का औसत उत्पादन कितना होगा। तो खासकर हमारे ऐसे किसान भाई जो बागानी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो ड्रोन से इमेज लेकर उस इमेज के माध्यम से ये गणना कर सकते हैं कि हम इस पूरे क्षेत्र से कितना उत्पादन ले सकते हैं। एक आकलन हो जाएगा तो वो उसको बड़े आसानी से मार्केट में सेल कर सकता है। उसको एक अंदाज़ा रहेगा कि हमारे पास जो बागान है उसमें हम कितनी फसलें प्राप्त कर सकते हैं। तो ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग छिड़काव के अलावा चाहे तो इस प्रकार की हार्वेस्टिंग लायक जो फसलें उनकी गणना के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन सर ये भी जानना चाहेंगे क्या जो नवाचार किए जा रहे हैं इस वक्त सरकार के द्वारा, इसकी ट्रेनिंग भी किसान भाइयों को दी जा रही है? जी हाँ, ये जो भी उन्नत तकनीकें हम विकसित कर रहे हैं, समय समय पर जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, राज्य सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, इनमें अलग अलग किसानों का आत्मा और कई ऐसी स्कीमें जिनके माध्यम से भ्रमण होता है, तो वो हमारे संस्थान जैसे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है जो कि उन्नत यंत्र विकसित कर रहा है। तो वहाँ जब भी इनका भ्रमण होता है किसानों का, तो इन सारे कृषि यंत्रों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके इनको वर्किंग कंडीशन में हम दिखाते हैं किसानों को। किसान भाई चाहे तो वहाँ कर ये देख सकते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से धान और गेहूं की फसल की और हम बढ़ेंगे और उसी पर बातचीत करना चाहेंगे। जब कटाई होती है ऐसे फसलों की तो उस दौरान आखिर कौन से यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है? सर्वप्रथम अगर हम कटाई की बात करें तो हमारे पास खेती का रकबा अलग अलग है। किसान की श्रेणी भी आप देखें तो लघु किसान है, मध्यम किसान है, बड़े किसान है। उनके पास यंत्र भी अलग अलग हो सकते हैं, ट्रैक्टर हो सकता है, पावर टिलर हो सकता है, उनके पास रकबा अलग है। तो अलग अलग किसानों के लिए अगर हम सबसे पहले छोटे किसानों की बात करें, उनके पास कम रकबा है तो वो चाहें तो उन्नत हंसिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राय आपने देखा पुराना जो हंसिया था उनमें धार बार बार लगाना पड़ती थी, परंतु आजकल दांतेदार हंसिया आने लगा है, उससे कटाई कर सकते हैं। और छोटे किसान चाहें तो ब्रश कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश कटर एक इंजन से चलने वाला एक यंत्र होता है जिससे बड़ी आसानी से गेहूं वगैरह ऐसी फसलों की कटाई की जा सकती है। थोड़ा हम मध्यम किसान की ओर बढ़ेंगे तो वो पावर टिलर चलित, स्वचालित मशीनें, रीपर बाइंडर, इस टाइप की मशीनें होती है। रीपर के माध्यम से फसल की कटाई की जा सकती है। और बड़े किसान अगर हम बात करें तो वो छोटी कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं। ट्रैक्टर चलित कंबाइन हार्वेस्टर भी होती है, उसके माध्यम से कटाई गाय दोनों काम किए जा सकते हैं। अगर और आगे हम बढ़ें कि कस्टम हायरिंग के माध्यम से जिन किसान भाइयों के पास अगर ये संसाधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, इस प्रकार के यंत्र नहीं है, तो वो कस्टम हायरिंग जो स्कीम है उनमें कृषि यंत्र उपलब्ध है जिस भी सेंटर पे, वहाँ से वो यंत्र लेकर उनको अपने खेत में चलवा सकता है और बड़ी आसानी से कटाई और गाही कर सकते हैं उन यंत्रों को। कस्टम हायरिंग सेंटर की सर आपने बात करी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं या कौन कौन से यंत्र हैं जो किसान भाइयों को वहाँ से मिल सकते हैं? कस्टम हायरिंग में जो सरकार की जो स्कीम है उसमें 25 लाख तक के कृषि यंत्र किसान खरीद सकते हैं, जिसमें कि 40% मिनिमम सब्सिडी होती है, कुछ केस में 50% भी होती है। तो इसमें ट्रैक्टर के साथ में आप ट्रेलर, स्ट्रा रीपर और ऐसी अन्य कई मशीनें, सीड ड्रिल, प्लाऊ या ऐसी मशीनें आप ले सकते हैं। ये सारे जहाँ पर भी प्राय लक्ष्य ये है कि कम से कम एक गांव में एक सेंटर स्थापित हो, और अगर संख्या और अधिक बढ़े तो जो बड़े गांव में वहाँ पर 2 सेंटर भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हर गांव में किसानों के लिए एक, जहाँ पर उन्नत कृषि यंत्र हो, खासकर ऐसे यंत्र जो किसानों की पहुँच से दूर है, तो उनको सब्सिडी के माध्यम से गाँव में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसानों को ज़रूरत है तो उन यंत्रों का इस्तेमाल, जो मिनिमम जो भी उनके वेज फिक्स होंगे उस यंत्रों को चलाने के लिए खेतों में, उतना पे करके वो अपने खेत पर इन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक यहाँ कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा भी खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा सर जड़ और कंद वाली फसलों की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ऐसी फसलों में हार्वेस्टिंग के दौरान कौन से यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है? जिसे अभी हमने सतह पर लगने वाली, ज़मीन पर लगने वाली फसलों की बात की, हमने बागानी फसलों की बात की, परंतु ऐसी फसलें जो ज़मीन के अंदर होती है, इन फसलों का आप देखें संरचना तो बाकी फसलों से अलग होती है। इनके लिए हमें पहले ज़मीन को खोद कर उस फसल को बाहर निकालना है। जैसे अभी खासकर लहसुन की हम बात करें, आलू की या प्याज की, ये जड़ व कंद वाली फसलें या गाजर, तो इनके लिए हमें प्रायः पहले ज़मीन को खोदना होता है। तो इसके लिए एक यंत्र होता है, जैसे गार्लिक हार्वेस्टर भी हो सकता है, अनियन हार्वेस्टर भी हो सकता है, पोटैटो हार्वेस्टर भी। सामान्यतः इन सभी यंत्रों की संरचना एक जैसी होती है। इनमें आगे एक ब्लेड लगा होता है, ब्लेड के माध्यम से सर्वप्रथम ज़मीन को खोद के जितनी गहराई तक उसमें फसल लगी हुई है उतनी गहराई तक उसको पहले खोदा जाता है। मिट्टी व फसलें एक साथ निकल के एक पृथक्करण यूनिट होती है। जब ब्लेड इस मिट्टी और फसल को खोदेगी वो पृथक्करण यूनिट पे आएगी, वो यूनिट मिट्टी और फसल को वहाँ से अलग कर देगी।
उसको अलग करने के बाद जितनी भी हमारी फसल है वो पीछे एक कतारी में गिरती जाएगी। तो ये एक बड़ा आसान सिस्टम होता है। इसके माध्यम से किसान चाहें तो इस मशीन का इस्तेमाल करके जो जड़ व कंद की फसलें जो कि ज़मीन के अंदर होती है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रायः इनको हाथ से खींच के निकाला जाता है, तो जिसमें कई भाग ऐसा होता है फसल का जो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। इस मशीन के माध्यम से लगभग 100% तक की फसल की प्राप्ति की जा सकती है। और ये भी कहा जा सकता है कि इस मशीन के माध्यम से नुकसान है किसान भाइयों का वो भी काफ़ी कम होता होगा। जी, इसमें खासकर उपज का जो नुकसान है, क्योंकि जो फसल ज़मीन के अंदर रह गई उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस मशीन के माध्यम से लगभग हम सारी फसल को बड़ी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा मध्यम जो वर्गीय किसान हैं उनकी बात करना चाहूँगा। मध्यम वर्गीय किसान आखिर कौन सी मशीनों का इस्तेमाल अपनी खेती किसानी के लिए करते हैं? मध्यम वर्गीय किसान जैसे कि स्वचालित मशीनें होती है जिनके लिए ट्रैक्टर की भी आवश्यकता नहीं है किसी अन्य सोर्स की, उसका खुद का एक अपना इंजन लगा होता है। जो मशीन, जैसे हम रीपर की बात करें, स्वचालित रीपर होता है और एक रीपर कम बाइंडर होता है, दो अलग अलग मशीनें होती है। रीपर का काम है मशीन को सारी फसलों को काट कर एक तरफ रख देना, परंतु रीपर कम बाइंडर जो काटने के साथ साथ उस पूरे की गठरी बना देता है एक रस्सी से बांध कर, तो उसको बाद में थ्रेशिंग करना बड़ा आसान होता है। तो जो स्वचालित रीपर कम बाइंडर है, इस प्रकार की मशीनें अगर किसान भाई चाहें, जो मध्यम किसान है खासकर, उनके लिए मशीन बड़ी सुविधाजनक होती है। अगर और आगे नवाचार की बात करें तो अभी इस पर भी काम चल रहा है कि जैसे बैटरी चलित इस प्रकार की मशीनें आए जिनमें कि हमें डीजल की खपत या पेट्रोल की खपत भी कम हो, एक बार चार्ज करने पे वो कम से कम एक दिन पूरा आसानी से चले और हमारा कटाई का काम खासकर स्वचालित मशीन के माध्यम से किया जा सके। चलिए, बिल्कुल सर, बहुत विवरण तरीके से आप ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों तक पहुँचा रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे फसल गहाई को लेकर भी सवाल करूँगा कि आखिर इसमें कौन से यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर फसल गहाई के दौरान कौन से किसान भाई हैं जो कि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कटाई और गहाई के लिए आधुनिक यंत्रों की, और हमारे साथ दिलीप जाट जी मौजूद हैं। आप वैज्ञानिक हैं सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। ब्रेक पर जाने से पहले सर, फसल गहाई को लेकर यंत्रों की बात की थी। आप बताइए कि कौन से आखिर यंत्र हैं जो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे हमने कटाई के कई उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में बात की, तो कटाई के बाद ही अगला जो हमारा कृषि कार्य होता है वो होता है गहाई। तो गहाई के लिए भी कई उन्नत यंत्र विकसित किए गए हैं। पहले गहाई सामान्यतः फसलों को एक ज़मीन पे बिछाकर जानवरों को उसके ऊपर चला के की जाती थी। उसके बाद हम सारा कचरा और जितना भी हमें अनाज प्राप्त होता था उसको अलग करके हमें पृथक्करण करना पड़ता था उसका। परंतु आजकल कई एडवांस ऐसी मशीनें आ गई है, जैसे एक होती है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। इस थ्रेशर के माध्यम से जो भी फसल आपने काटी है उसको थ्रेशर में आप डाल दीजिए। अब इसको मल्टी क्रॉप हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक से अधिक फसलों की गहाई कर सकती है, क्योंकि अलग अलग फसल की गहाई के लिए अलग अलग यंत्रों की हमें आवश्यकता नहीं है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर इस प्रकार की अगर हम मशीन लेते हैं तो किसान भाई न केवल रबी फसल, इसके बाद अगली जो खरीफ की फसल आएगी उसमें भी बड़ी आसानी से उन फसलों की गहाई की जा सकती है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग कई ये मशीन जो होती है ट्रैक्टर चलित भी होती है, विद्युत मोटर चलित भी होती है, इंजन चलित भी होती है। तो किसान भाइयों
के खेतों पर अगर विद्युत की सुविधा है तो उसके माध्यम से उसको बड़ी आसानी से चला सकते हैं, या अगर ट्रैक्टर से संचालित करना चाहे तो उससे भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा सर मिलेट्स को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। मिलेट्स को देखा गया है कि सरकार के द्वारा लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, और यदि आम जनता की बात कर लें तो आम जनता की सेहत के लिए भी मिलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है। मिलेट्स फसलों की गहाई के लिए कौन से यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है? मिलेट फसलों की गहाई के लिए एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर ही होता है, परंतु उसका आकार थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि सामान्यतः मिलेट फसलें जो है वो कम रकबे में छोटे किसानों द्वारा लगाई जाती है। तो मिलेट की फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, कुटकी, इस प्रकार की जो फसलें, उनकी गहाई भी हम छोटे यंत्र से कर सकते हैं, जिसे मिलेट थ्रेशर बोलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक हॉपर होता है, उसके अंदर आप फसलों को डालिए। हॉपर से जो फसल है वो एक थ्रेशिंग सिलेंडर के अंदर जाती है। वहाँ पर एक सिलेंडर काफ़ी तेज़ गति से घूम रहा होता है, जो कि उसके अनाज को और साथ ही उससे जितना भी कचरा और जो भी निकलता है, भूसा निकलता है, उसको अलग करके मिलेट को अलग आप प्राप्त कर सकते हैं, भूसे को अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ही मशीन के माध्यम से हम कई मिलेट फसलों की गहाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगला सवाल भी मेरा यही था कि आखिर एक ऐसे कौन सा यंत्र बताइए जिसके ज़रिए कई जो फसलें हैं इनकी गहाई की जा सकती है। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगा, यदि किसान भाइयों की हम बात कर लें, आमतौर पर किसान भाई आपसे आकर मुलाकात करते हैं तो क्या सवाल उनके दिमाग में रहते हैं? जी, किसान एक सबसे पहला सवाल तो उनका यही होता है कि इन यंत्रों को कम कीमत में या सुविधाजनक रूप से कैसे चलाया जाए, कम कीमत में कैसे प्राप्त किया जाए। तो जितना भी अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान के बाद एक विशेष निवेदन खासकर हमारे निर्मातागण से ये रहेगा कि वो इन यंत्रों को किफ़ायती कीमत पर किसानों तक कैसे पहुंचाएं, उसको उसके लागत को कैसे कम करें। तो बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाएंगे, मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं और उड़द पर मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश में तीसरी फसल लेने की तैयारी, आम का बेहतर उत्पादन लेने के उपाय और अदरक की लाभकारी खेती। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई सामने आई थी। इसे ध्यान में रखकर गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई थी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 12,04,708 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सकेगा। मध्य प्रदेश में तीसरी फसल लेने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में रबी फसलें पककर तैयार हैं। कुछ स्थानों पर कटाई भी प्रारंभ हो गई है। इस बीच किसानों ने तीसरी फसल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में तीसरी फसल के रूप में सबसे अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई जाती है, जिसकी बुआई खाली पड़े खेतों में शुरू हो गई है। इस वर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग ने जायद वर्ष 2026 के लिए फसलों के लक्ष्य तय कर दिए हैं। जायद में मुख्य रूप से मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली एवं धान ली जाती है। इसमें सबसे अधिक रकबा मूंग का होता है। इस वर्ष लगभग 11,29,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1.75 लाख हेक्टेयर में उड़द, 19,000 हेक्टेयर में मक्का, 30,000 हेक्टेयर में मूंगफली एवं 46,000 हेक्टेयर में धान लेने की तैयारी की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में सबसे अधिक मूंग फसल ली जाती है। इस वर्ष भी नर्मदापुरम संभाग में लगभग 4.27 लाख हेक्टेयर में मूंग फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शहडोल संभाग में सबसे कम मात्र 200 हेक्टेयर में मूंग फसल लेने का लक्ष्य है। इसी प्रकार भोपाल संभाग में 2.72 लाख हेक्टेयर, जबलपुर संभाग में 2.47 लाख हेक्टेयर, इंदौर संभाग में लगभग 72,000 हेक्टेयर एवं सागर संभाग में लगभग 48,000 हेक्टेयर में मूंग लगाई जाएगी।
वैसे सभी जायद फसलों को देखें तो प्रदेश में सबसे अधिक नर्मदापुरम संभाग में 4.61 लाख हेक्टेयर में, जबलपुर में 3.77 लाख हेक्टेयर, भोपाल में 2.80 लाख हेक्टेयर, इंदौर में 92,000 हेक्टेयर, सागर में 87,000 हेक्टेयर एवं उज्जैन संभाग में 46,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इधर राज्य सरकार ने उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित कर कृषकों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। इससे दलहन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक कदम माना जा रहा है। आम एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो देश में प्रायः हर जगह लगाया जाता है। इसके पौधों के रखरखाव के प्रमुख बिंदुओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले 2 कतारों के बीच की जगह में जुताई करें ताकि घास फूस हट जाए और भूमि में हवा प्रकाश का संचार हो सके। आम के फूल की अवस्था में पकी हुई गोबर खाद पौधों की सक्रिय जड़ों के चारों ओर दें। फूल आने के बाद सिंचाई पर रोक लगाकर उचित वातावरण का निर्माण करें ताकि पर्याप्त मात्रा में फूल फल लग सकें। यदि पत्तों के किनारे झुलस रहे हों तो उसे पोटेशियम की कमी मानकर उसकी पूर्ति करें। यदि पत्तियों में पीलापन है तो नत्रजन की कमी का लक्षण माने। निदान के लिए 1 ग्राम पोटेशियम सल्फेट या 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छाछिया रोग आने की संभावना भी इस समय रहती है। पत्तियों और फूलों पर सफेद फफूंद दिखती है। निदान के लिए 2 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव 2 से 10 दिनों के अंतर में करें। किसान भाई अदरक की खेती से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अप्रैल मई में लगाए जाने वाली इस फसल को प्रोसेस कर ज्यादा भाव लेना आसान हो जाता है। इसके लिए गहरी जुताई करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पकी गोबर खाद डालें जिसमें 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान भी मिला दें। इससे उपस्थित हानिकारक कीट का प्रकोप नहीं रहेगा। अदरक की किस्मों का चयन जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है जिसमें समस्तीपुर, बरुआ सागर, चाइना, रियो डो जेनेरो आदि प्रमुख हैं। जिन्हें सोंठ बनाना है वे किसान नाडिया, कालीपट तथा कोचीन नामक किस्म का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक खाद एवं उर्वरक का सवाल है तो 250 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम फास्फोरस तथा 160 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। इसे लगाने के लिए 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त होता है। बोनी के पहले प्रकंदों के शोधित टुकड़ों को 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंद से कंद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोनी करके मेढ़ बना दें। अदरक की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल तक प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने रबी फसलों को लेकर बात करी कि कौन से आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसके चलते आप अपनी खेती किसानी के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए कृषि दर्शन के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार।